गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वे गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वे बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई थी और असली घी की थी। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी नहीं पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वे है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वे ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मनी मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वे जमाना दूसरा था। अब सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। माधव, तुमने 20 पूरियाँ खाई होगी। किसु, 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव, मैं 50 खा जाता। गिसु, 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पट्टा था तू तो मेरा आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। और बुद्धिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ बिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ियों की फिक्र करनी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम न करने आने के लिए। पूछा, क्या है बेगिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। गिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा है वे हमें दगा दे गए। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वे सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा इसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया
कह दे चल। जी मैं तो आया, कह दे चल। दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध का या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। गीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को गीसू और माधव बाजार में कपन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर गीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव?